एक गांव में शारदा और रमेश माँ बेटे रहते थे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार थे, लेकिन इच्छाएं उनकी बहुत ऊंची थी। शारदा अपने बेटे को बिना किसी समस्या का पाला पोसा। वो कई जगह उधार ली और अपने बेटे को अमीरों की तरह पाली, इसीलिए उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रही। जैसे ही रमेश की शादी की उम्र हुई, शारदा उसकी शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगी। तभी एक दिन शारदा कहती है, बेटा रमेश, शादी की उम्र हो गई है, जल्दी एक अच्छी लड़की देख के तुम्हारी हाथ पीले करवाऊंगी। हाँ माँ, मैंने भी कई बार तुमसे कहने की कोशिश की, पर तुमने सुनी ही नहीं। क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? नहीं माँ, हर दिन मैं खुद से पैसे लेते लेते बहुत दुखी हो गया हूँ। इसीलिए अगर मेरी शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी से मैं कुछ भी ले सकता हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा है। मैं भी सोच रही थी कई दिनों से कि मैं नए जेवर बनवाऊंगी, पर क्या फायदा। अगर तुम्हारी शादी होती है तो मुझे अच्छे दहेज मिलेंगे, उन पैसों से सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है माँ, फिर तुम एक अमीर अच्छी लड़की ढूंढो, मैं शादी कर लूंगा। रुको बेटा, अभी इस वक्त अच्छी लड़की ढूंढने के लिए थोड़ा समय लगेगा। कल मैं पंडित जी को बुलाऊंगी। ठीक है माँ, फिर वही करो। रमेश और शारदा इस तरह से चर्चा करते हैं। फिर अगले दिन ही पंडित जी को घर पे बुलाते हैं। हाँ मालकिन, मेरे पास एक अच्छा रिश्ता है आप लोगों के लिए। एक अमीर लड़की है, पर वो सिर्फ एक लौती लड़की है। शादी करके बहुत दहेज ले आएगी। फिर रिश्ता देख के उस लड़की से बात चलाइए, मैं आपको अच्छा कमीशन दूंगी। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? लड़की पढ़ी लिखी है ना? लड़की का नाम अनामिका है, वो पढ़ी लिखी है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप उससे शादी करते हैं तो हर दिशा से अच्छा है। ठीक है, फिर कल ही सगाई का इंतजाम कीजिए, मैं वहाँ पे दहेज भी पूछ लूंगी। ठीक है, फिर कल ही सगाई का बंदोबस्त कर देता हूँ। ऐसा कह के अगले दिन ही रमेश और शारदा अनामिका को देखने जाते हैं। अनामिका के माता पिता रविंद्र और जयंती को भी रमेश पसंद आ जाता है। फिर बाद में वो अनामिका को अंदर भेजते हैं और दहेज की बात करने लगते हैं। बताइए दीदी, आपकी इच्छा क्या है? हमारे पास उसके लिए सोने के जेवर बने हुए हैं। जायदाद को लेके कोई परेशानी नहीं। हमें सब पता है, हम आपकी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, बेटी के भलाई के लिए। झिझक मत कीजिए, जो भी मन में है खुल के बताइए। बताइए दीदी, अपनी बेटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अनामिका की खुशी में ही हमारी खुशी है। जो मन में है वही कह रही हूँ। दहेज में 50 लाख रुपए चाहिए, साथ में एक गाड़ी भी। शादी आपको ही करानी पड़ेगी, और 7 तरह के नहीं बल्कि कम से कम 15 तरह के जेवर होने चाहिए। ये सब हमारे लिए नहीं है, आपकी बेटी के लिए है। भाभी, ये ज्यादा है। रुको जयंती, अच्छा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहते हैं हम देंगे, हमें बस बेटी की खुशी चाहिए। पर एक बात, मैं शादी के वक्त ही पैसों का बंदोबस्त करूंगा। ये क्या, इन्होंने तो कहा था आपके पास बहुत जायदाद है, फिर पैसे देने में देर क्यों? ऐसी बात नहीं, बेटी के शादी के लिए हमने 25 लाख जमा करके रखे थे। हमारे पास गहने का सेट भी तैयार है, पर 50 लाख का इंतजाम करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे कुछ खेत हैं, उनसे मैं बाकी के पैसों का इंतजाम कर लूंगा। आपकी इच्छा, पर याद रहे शादी के वक्त पैसे रेडी रहने चाहिए। ये सब मामले में मैं अच्छी नहीं हूँ। शारदा दहेज के बारे में इस तरह से कह के वहाँ से चली जाती है। अपने माँ पिताजी को देखकर अनामिका को बहुत दुख होता है। पिताजी, इतनी दहेज सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी ये इस तरह से बात कर रही है, शादी के वक्त ये क्या करेगी? पिताजी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर आप खेत बेच देते हो तो हम कैसे जीवन बिताएंगे? अनामिका, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। इस विषय में तुम कुछ नहीं जानती हो, मत बोलो। रविंद्र की ऐसी बातें सुन के अनामिका चुप हो जाती है। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है। शादी का दिन करीब आ जाता है। रविंद्र त्योहार की तरह शादी की तैयारी करते हैं। सारा बंदोबस्त देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ रविंद्र बहुत चिंतित थे। रविंद्र को चिंतित देखकर बेटी अनामिका पूछती है, क्या हो गया पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? बेटा अनामिका,
तुम्हारी शादी है, तुम हमें लेके चिंता मत करो। शादी में ऐसी हड़बड़ी में चिंता होती है। तुम जाके तैयार हो जाओ। चलो बेटा चलो, शादी का मुहूर्त आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। अनामिका अपने कमरे में जाती है तैयार होने। फिर जब वो शादी के मंडप में जाती है तो शारदा रविंद्र से पैसे मांगती है। स्टेज पर रमेश और अनामिका बैठे थे। रविंद्र की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। देखिए दीदी, मेरे दोस्त ने पैसों का इंतजाम कर दिया, पर मेरे भाई का बेटा जो लेने गया था वो नहीं दिख रहा है। वो आ जाएगा, तब तक शादी हो जाने दीजिए। ये कैसे संभव है? पैसे देंगे तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। अरे दीदी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए दीदी। पैसे अभी आते ही होंगे, आप बस शादी होने दीजिए। मेरे हाथ में पैसे देंगे तभी शादी होगी। इस तरह से रोने से क्या लगा? मैं आपकी बात मान लूंगी। दीदी, सब लोग देख रहे हैं दीदी, ये सम्मान की बात है। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, शादी होने दीजिए। दहेज नहीं मिले तो शादी भी नहीं होगी। शारदा के पैरों तले अनामिका और रविंद्र दोनों गिर जाते हैं। चाहे वे कितनी भी विनती क्यों न करे, पर शारदा उनकी एक बात नहीं मानी। इसीलिए अनामिका ने एक कठिन फैसला लिया। काफी देर से अनामिका और अनामिका के पिताजी रविंद्र शारदा के पैर पकड़ के बहुत विनती की, पर अनामिका को अब गुस्सा आ गया। वो अपने पिताजी से कहने लगी, बहुत हो गया पिताजी, ऐसे लोग जब लोगों के सामने सम्मान नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर इस घर में मेरी शादी होती है तो मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती हूँ पिताजी। मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती हूँ पिताजी, आप दूसरा रिश्ता देखिए। अभी ये दहेज के लिए ऐसा कर रही है, शादी के बाद पता नहीं और क्या क्या करेंगी ये। इनको बस पैसों से प्यार है। अगर बहू आई तो उससे ये कतई प्यार नहीं करेंगी। जहाँ बहू का सम्मान नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं हो तो अच्छा है। अनामिका की ऐसी गुस्से भरी बातें सुन के रविंद्र और जयंती चुपचाप खड़े रहते हैं। वो अपनी बेटी के मुंह पे कुछ नहीं कह पाते। शारदा अपने बेटे रमेश को लेकर वहाँ से चली जाती है। समय से पहले अनामिका ने चीजों को समझ लिया और बस पैसों के लिए पागल लोगों से खुद को बचा लिया। एक गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति थे। उनका रमेश नाम का एक बेटा था। रमेश गांव में आवारा की तरह घूमता रहता था। उसकी नटखट हरकतों की वजह से गांव के लोग उसे डांटते भी थे, पर शारदा ऐसा तरीका निकालती है ताकि बेटे को परेशानी ना हो। प्रसाद अपने बेटे की बढ़ती उम्र के साथ साथ इन हरकतों की वजह से परेशान रहता था। प्रसाद का बिरयानी का व्यापार था और उसी से परिवार चलता था। तभी एक दिन रमेश अपनी माँ शारदा से कहता है, माँ मुझे 5,000 रुपए दो, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। जल्दी दो माँ, 5,000 रुपए दो। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पिताजी से पूछना होगा, तुम ही पूछ लो। माँ, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, तुम कुछ करो और जाके तुम पिताजी से पूछो। तुम हमेशा ऐसा करते हो। ठीक है, मैं ही जाके एक बार पूछ के देखती हूँ। शारदा की ये बात सुन के रमेश खुशी से उछल के वहाँ से चला जाता है। शारदा घर लौटे पति के लिए पानी लेके जाती है। अजी, खाना खाएंगे क्या? क्या बात है, आजकल शौक पे शौक दे रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं जी, आपको क्या लगेगा ये पूछना तो मेरा कर्तव्य है। पत्नी होकर इतना भी ना करूं तो कौन करेगा बताइए। हाय भगवान, क्या हो गया तुम्हें आज? भूत पकड़ लिया क्या तुम्हें? छी, मजाक मत कीजिए जी। मैं समझ गया हूँ, तुम्हें जरूर कुछ चाहिए। क्या चाहिए बताओ जल्दी से, इस तरह का झूठा प्यार मत दिखाओ। मुझे 5,000 रुपए चाहिए, जल्दी दीजिए तो। क्या 5,000 रुपए किस काम के लिए चाहिए? मुझे लगा मेरी पत्नी प्यार दिखा रही है, मैं खुश हो गया। नहीं है 5,000 रुपए, मैं अभी नहीं दे सकता। ऐसा कहेंगे तो न मैं खाना पकाऊंगी न खाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में बस तुम्हें एक ही काम करने आता है, करो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छी। प्रसाद की ऐसी बातें सुन के शारदा वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद प्रसाद अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और प्लेट के पास रख के चला जाता है। प्रसाद के जाने के बाद पैसे देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। 5,000 रुपए ले जाके वो अपने बेटे को देती है। रमेश अपनी माँ से पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसी शाम में रमेश एक एक्सीडेंट करता है। एक्सीडेंट में रमेश का दोस्त रंगा को वो ठोक देता है, जिस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। खबर मिलते ही प्रसाद और शारदा जल्दी से अस्पताल जाते हैं।
तुम्हें कोई अकल नहीं? इस तरह हजार हजार रुपए घर से लेके तुमने ऐसी बेवकूफी काम की और हमारा सर दर्द कर दिया। तुम्हारे लिए फैशन होगा, पर माता पिता का भी तुमको ख्याल नहीं। हमेशा आवारों की तरह घूमते हो। अब देखो, तुम्हारा दोस्त अस्पताल में है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम लोगों को लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है। अजी, ये अस्पताल है, चुप कीजिए। ये ऐसा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे। चलो आज घर चलो। ऐसा कहने के बाद प्रसाद, शारदा और रमेश तीनों घर पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद प्रसाद के दोस्त उनके घर आते हैं। रविंद्र अपनी बेटी अनामिका को भी साथ लाते हैं। कैसे है भैया? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ अंकल, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। शारदा, चाय ले आओ। अनामिका को भी ले जाओ। ठीक है जी। शारदा और अनामिका के किचन में जाने के बाद रमेश के सामने ही प्रसाद और रविंद्र एक दूसरे से बात करने लगते हैं। देखो प्रसाद, मैं अपनी बेटी को तुम्हें दे रहा हूँ। बिना परेशानी के पाला है, पर मैं गरीब हूँ। ऊपर से मैं एक छोटा दुकान चलाता हूँ। तुम्हें तो पता है, मैं तुम्हें दहेज नहीं दे सकता, बाकी सब कर सकता हूँ। अरे पगले, तुम्हारी बेटी भी तो मेरी भी बेटी है। कुछ देने की जरूरत नहीं, कल ही इनकी शादी कराएंगे। प्रसाद और रविंद्र की बातों के बीच रमेश कुछ कह नहीं पाता, चुप रहता है। तब तक शारदा और अनामिका वहाँ चाय लेके आती है। अगले दिन ही मंदिर में रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। अनामिका इस घर की नई दुल्हन बन के आती है। अनामिका के आने के बाद शारदा बहुत खुश होती है। इस तरह 2 हफ्ते निकल जाते हैं। तब भी रमेश में कोई बदलाव नहीं आता है। उसके बर्ताव देखकर प्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है। अरे रमेश, क्या कर रहे हो? रोज खा रहे हो, बाहर जा रहे हो और फिर आके खाना खा रहे हो। यही रह गया। मुझे लगा शादी होगी तो तुम सही रास्ते पे आ जाओगे, पर कोई बदलाव नहीं। ये आशा नहीं थी तुमसे मुझे। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप मुझसे पिताजी? आपने कभी कुछ काम ही नहीं सिखाया और अब मुझे डांटे जा रहे हैं। क्या क्या तुम गलती कर रहे हो और मुझ पे गलती थोप रहे हो? तुम अब इस घर में एक पल नहीं रह सकते। निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा कह के प्रसाद बेटे को घर से धक्का मार के निकाल देते हैं। रमेश के साथ साथ अनामिका को भी निकलना पड़ता है। दोनों अनामिका के घर जाते हैं। वहाँ रविंद्र अपने दामाद को एक तरकीब बताते हैं। देखो दामाद जी, तुम्हारे पिताजी गुस्से वाले हैं। वो तुम्हें अब घर में नहीं जाने देंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरी बेटी को बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है। मेरा दुकान खाली पड़ा हुआ है। अब तुम मेरा दुकान देखो और वहाँ बैठ के पैसे कमाओ। तुम्हें अपने पिताजी से ज्यादा पैसे कमाने होंगे, तभी वो तुम्हें घर पे घुसने देंगे। ठीक है पिताजी। रविंद्र की बातें सुन के रमेश खुश हो जाता है। अनामिका अपना व्यापार शुरू कर देती है, पर वो थोड़े अलग बिरयानी बनाना चाहती है, जो कि गांव में नहीं मिलता। फिर काफी सोच विचार करके अनामिका मैगी बिरयानी बनाती है। रमेश अनामिका को काम में मदद करता है। इस तरह रमेश अनामिका मैगी बिरयानी बना के बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। उन्हें देखकर रविंद्र भी बहुत खुश होते हैं। 1 महीने बाद प्रसाद और शारदा अपने बेटे से मिलने आते हैं। आओ आओ प्रसाद, आओ शारदा, क्या बात है? ससुर जी, जिन्होंने धक्का मार के हमें निकाला, उसे घर पे घुसने कैसे दे रहे हैं? अजी, आप ही तो आवारों की तरह घूम रहे थे, इसीलिए पिताजी ने आपके साथ ऐसा किया। उन्हें माफ कर दीजिए, इस तरह से मत कहिए। हाँ दामाद जी, मेरी बेटी मैगी बिरयानी बनाई, जो कि आज फेमस हो गया। तुम दुकान का ख्याल रखते हो और अच्छे से वहाँ से पैसे कमाते हो, पर पैसे कमाने की असली वजह मेरी बेटी है। तुम्हारे माँ बाप ने जो नहीं कर पाया वो अनामिका ने किया। हाँ रमेश, बहू साक्षात लक्ष्मी है। हाँ रमेश, ये सब अनामिका के लिए ही हुआ। उस वक्त रमेश को अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो अपने माता पिता के पैर पकड़ के माफी मांगता है। बाद में पूरा परिवार एक साथ मिलके मैगी बिरयानी बेचने लगते हैं। गरीब बहू अनामिका अपने परिवार में खुशियां ले आती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है।